बच्चे केस स्टडीज से डरते हैं, बिजनेस स्टडीज में अरे केस स्टडी आएगी। अब देखो इस केस स्टडी से आपको ये इजीली याद हो गया, और इसी तरीके से केस स्टडीज ड्राफ्ट होती हैं। अभी आपको स्पेसिफिकली रटने की जरूरत नहीं है। जय श्री श्याम बच्चों, अब थोड़ा सा बिजनेस स्टडी पे चर्चा कर लेते हैं और देखते हैं कि सर क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए बिजनेस स्टडी को पढ़ने के लिए, एग्जैक्टली चीज़ें पढ़नी कैसे है, एग्जैक्टली चीज़ें समझनी कैसे है, कैसे हम स्मार्टली पढ़ सकते हैं बिजनेस स्टडी को, एंड हाउ टू स्कोर 90 प्लस और 95 प्लस इन बिजनेस स्टडीज। बहुत सिंपल है, बिजनेस स्टडी में ही बच्चे अच्छे से स्कोर करते हैं। तो ध्यान से देखना कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है। तो हाउ टू स्टडी बिजनेस स्टडीज, तो बिजनेस स्टडी के अंदर जैसे कि मैं यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा, बड़ा ध्यान से सुनना। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर समझाता हूँ आपको कि बेसिकली टॉपिक को समझना कैसे है। ठीक है, देखो होता क्या है कि स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम क्या है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सीधा हेडिंग को पकड़ते हैं। जैसे कि मैं हेनरी फोर्ड के 14 प्रिंसिपल्स की बात करूँ तो 14 प्रिंसिपल्स, पहले तो वो नाम ही भूल जाएंगे कि 14 प्रिंसिपल्स है कौन से। ठीक है, अब वहाँ पर क्या करते हैं, या तो चीज़ों को रटने की कोशिश कर देंगे, या एक से दो लाइन में उसकी डेफिनेशन लिखना स्टार्ट कर देंगे और चीज़ों को रटना स्टार्ट कर देंगे, निमोनिक्स बना लेंगे। चलो निमोनिक्स बनाना वो और बेटर चीज़ है, बट मेक श्योर ये ना थोड़ा सा बच्चों वाली स्टडीज हो जाती हैं। समझो, अभी आपको यहाँ से हायर लेवल पर जाना है, हो सकता है 12th पास करने के बाद एक प्रोफेशनल कोर्स के लिए आप जाओ, वहाँ पर ना चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा सा रिवर्स कर दो, एग्जाम्पल्स के थ्रू कॉन्सेप्ट को याद रखो। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना कि इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है और कैसे ये पॉइंट आपको याद रहेगा, कैसे प्रिंसिपल आप भूलोगे नहीं, और केस स्टडी जब आएगी तो कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे। ध्यान से देखो, हेनरी फ्योल का 6th प्रिंसिपल है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ओवर द जनरल इंटरेस्ट। ये मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ऐसे फॉरेन प्रिंसिपल्स हैं, ऐसे और भी प्रिंसिपल्स हैं, और भी टॉपिक्स हैं, उन सबको आप इसी तरीके से अंडरस्टैंड करोगे। तो प्रिंसिपल क्या कहता है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ओवर द जनरल इंटरेस्ट। इसके लिए मैं बहुत बढ़िया एग्जाम्पल लूंगा, ध्यान से सुनना मेरी बात को। एक मिस्टर रामू है, मैं ये केस स्टडी खुद बना रहा हूं आपके सामने। ठीक है, एक मिस्टर रामू जी हैं। रामू जी एक्स प्राइवेट लिमिटेड में 10 सालों से काम कर रहे हैं। कब से काम कर रहे हैं? पिछले 10 सालों से। और इनकी पोस्ट कौन सी है ऑर्गेनाइजेशन में? ये अकाउंट मैनेजर हैं। ठीक है जी, तो अकाउंट्स हैंडल करते हैं ये। ठीक है, अब अकाउंट्स तो हैंडल करते हैं, बट इनसे ऊपर एक और प्रोफेशनल काम करता है, हु इज नोन एज चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो कि एक प्रोफेशनल है, राइट। अब हुआ क्या कि इंटरनली इनको पता चला कि कंपनी को एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट है, कंपनी को एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट है, एक सीए की रिक्वायरमेंट है। इनका एक फ्रेंड था जो कि अभी न्यूली चार्टर्ड अकाउंटेंट बनकर रेडी हुआ है, उसका सीए फाइनल का रिजल्ट आया और वो 6 महीने पहले ही उसका रिजल्ट आया और अच्छे से पास आउट हुआ है। हालांकि सीए प्रोफेशन के अंदर 3 साल की आर्टिकलशिप है। ठीक है, उस आर्टिकलशिप में पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज दे दी जाती है, किस तरीके से ऑडिट्स होते हैं, किस तरीके से टैक्स ऑडिट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आप सीखोगे। किस तरीके से अकाउंट्स ऑडिट किए जाते हैं, किस तरीके से चीज़ें होती हैं, वो सब नॉलेज वहाँ पर मिल जाती है। बट इनके पास एक फर्म का एक्सपीरियंस है, उसके अलावा कुछ ऐसा बेटर एक्सपीरियंस नहीं है कि एक्चुअल में इन्होंने किसी कॉर्पोरेट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट किया हो, टैक्स ऑडिट किया हो, ऐसा कोई मेजर इनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। और ज़्यादा एक्सपीरियंस ऑब्वियसली है भी नहीं, बिकॉज 6 महीने पहले ही चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हुए हैं। कंपनी की रिक्वायरमेंट है, इनको एक एक्सपीरियंस चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए। ठीक है, जिसका कॉर्पोरेट का कम से कम 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस हो। ठीक है, और वो नहीं चाहते कि उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ कोई भी मिस्टेक हो, बिकॉज अल्टीमेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन किसके लिए बेनिफिशियल होते हैं? यूजर्स के लिए, स्टेक होल्डर्स के लिए, राइट। लेंडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखकर ही हर डिसीजन लेते हैं कि वेदर टू इन्वेस्ट और नॉट इन अ पर्टिकुलर बिजनेस, राइट। तो ध्यान से देखो, अब इन्होंने क्या करा, इनको पता चला कि कंपनी को रिक्वायरमेंट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट को देखते ही इन्होंने रेफरेंस दे दिया अपने फ्रेंड का। इनका जो फ्रेंड है वो है मिस्टर श्याम। तो ये सीए बन चुके हैं, तो इनके नाम के आगे सीए लग चुका है। ये है सीए मिस्टर श्याम। मिस्टर श्याम को इन्होंने बोला कि मेरा एक फ्रेंड है, अभी अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट बना हुआ है, उसका रेज्यूमे आप फॉरवर्ड कर दीजिए, हम देख लेते हैं। उसका इंटरव्यू हुआ, उसको बुलाया गया। इंटरव्यू में क्लियर पता चल गया कि जो है उसको ज़्यादा, श्याम को ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं है, चीज़ें उन्होंने प्रैक्टिकली हैंडल कम करी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को ये लग गया कि ये कंपैटिबल कैंडिडेट नहीं है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स को हैंडल कर पाएंगे
ऑडिट्स के लिए, टैक्स ऑडिट्स के लिए बेटर पर्सन नहीं है। अब यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में सीधा मैनेजमेंट ने उनको मना कर दिया, रिक्रूटमेंट में उनको क्लियर मना कर दिया गया, कोई रिवर्ट बैक नहीं गया, कोई कॉल बैक नहीं गई और उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गई कि आपको ज्वाइन करना है या नहीं करना है, तो मतलब नो, आपको ज्वाइन नहीं करना है। क्लियर है? तो अब यहाँ पर मिस्टर राम की ईगो हर्ट हो गई। मिस्टर राम ने बोला अरे 10 साल से कंपनी में काम कर रहा हूँ, मेरी यही वैल्यू है क्या? मैं किसी का रेफरेंस दूंगा और कंपनी उसको रखेगी नहीं। यहां पर मैनेजमेंट किसी इंडिविजुअल के बारे में नहीं सोच सकती, ये समझो। यहां पर मैनेजमेंट किसी इंडिविजुअल के लिए काम नहीं कर रही, ये सोचो, राइट? सो आप जब बिजनेस पढ़ते हो, बिजनेस स्टडीज जब पढ़ते हो, तो आपको बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से सोचना है, बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बिजनेस किस तरीके से काम करता है, राइट? अब बेशक मिस्टर राम 10 साल से काम कर रहे हैं, तो क्या ऑर्गेनाइजेशन उन्हीं के हिसाब से चलेगी क्या? नहीं। आप 10 साल से काम कर रहे हो, आपकी बाउंड्रीज और आपका काम अच्छा है, दैट्स ओके, दैट्स इनफ, बट कंपनी की रिक्वायरमेंट कुछ और है। अगर आपकी ईगो हर्ट होती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कंपनी कहीं ना कहीं सर्वाइव नहीं करेगी, ठीक है? आपके वजह से, आपके रेफरेंस की वजह से हम उनको हायर कर लें और कहीं ना कहीं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ कोई प्रॉब्लम हो गई, हमारा मैसेज गलत कन्वे हो गया, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो रिपोर्ट्स हैं, जो यूजर स्टेक होल्डर यूज करने वाले हैं, उसमें कुछ गलत इन्फॉर्मेशन कन्वे हो गई, तो ऑब्वियसली ये तो सबका नुकसान है ना, ठीक है? ऑर्गेनाइजेशन में सबका नुकसान है। तो ऑर्गेनाइजेशन को जनरल इंटरेस्ट के बारे में सोचना होता है। ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचता है, ना कि किसी इंडिविजुअल पर फोकस करता है, राइट? तो यहां पर मिस्टर रामू अगर बुरा मानते हैं तो मान जाएं, तो इसका मतलब क्या है? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ओवर द जनरल इंटरेस्ट। तो यहां पर मैनेजमेंट किस तरीके से काम करेगा? हेनरी फ्योल ने 6th प्रिंसिपल दिया, उन्होंने बोला कि मैनेजमेंट को हमेशा किसी इंडिविजुअल के प्रोस्पेक्टिव से काम नहीं करना चाहिए, हमेशा पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना चाहिए, जनरल इंटरेस्ट के बारे में सोचना चाहिए। अब देखो, इस केस स्टडी से आपको ये इजीली याद हो गया, राइट? अभी आपको स्पेसिफिकली रटने की जरूरत नहीं है ना, इसके अंदर कोई 3-4 लाइनें लिख के आपको रटने की जरूरत है इस प्रिंसिपल को, राइट? आपको ये एग्जाम्पल दिमाग में रह जाएगा। रामू वाला सर ने एग्जाम्पल दिया था क्लास में, कुछ इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल्स आपके दिमाग में होंगे, राइट? और इसी तरीके से केस स्टडीज ड्राफ्ट होती हैं। बच्चे केस स्टडीज से डरते हैं, बिजनेस स्टडीज में अरे केस स्टडी आएगी, क्यों डरते हो? बल्कि केस स्टडी तो आपके लिए एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, बैकबोन है, वहां पर एग्जांपल्स मिल रहे हैं आपको। ज्यादा से ज्यादा केस स्टडीज को सॉल्व करते हो तो उतना ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलती है आपको, राइट? किस एग्जांपल में कौन सा प्रिंसिपल फिट हो रहा है, ठीक है? तो इस तरीके से आप पढ़िए, थोड़ा सा पढ़ने की अप्रोच बदलने की जरूरत है, बस, और कुछ भी नहीं है। रटने जैसा कुछ भी नहीं है। कॉमर्स आपने लिया है, कॉमर्स के अंदर एक सिंगल सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसके अंदर आप रट्टाफिकेशन करो, ठीक है? सब कुछ क्या है? कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्चुअलाइज्ड है, ठीक है? तो इस तरीके से पढ़ो। और इसके बाद दूसरा एक और ट्रिक ये है कि जब 14 प्रिंसिपल्स हैं तो इसमें निमोनिक्स बना सकते हो आप। सबका फर्स्ट लेटर ले लो और फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग एक वर्ड फ्रेम कर लो और उस वर्ड को दिमाग में रखो, तो आपके 14 प्रिंसिपल्स आपके दिमाग में रहेंगे, राइट? इस तरीके से मूव ऑन करो, चीज़ें भी समझ में आती रहेंगी, एग्जाम्पल्स भी समझ में आते रहेंगे, केस स्टडीज़ के जो पॉइंट हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो भी दिमाग में क्लियर रहेंगे। ओके, तो ये स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। ये था थोड़ा सा मेरी तरफ से आपके लिए सपोर्ट। सो आगे इससे रिलेटेड और वीडियोज़ आती रहेंगी। थैंक यू सो मच। जय श्री श्याम।